हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 4 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 61 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 61 क्वेश्चंस में 56 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि समय बहुत ही कम है आप लोगों के पास। पहला क्वेश्चन देखेगा, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 4, 10, 8 या 5? हिंदी भाषा की कुल 8 विख्यात बोलियां हैं। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, एक प्रश्न और पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। विख्यात के अनुसार 8 बोलियां हैं, और हिंदी भाषा में टोटल कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक प्रश्न और अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कुल 5 उपभाषाओं में बांटा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि हिंदी की समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी की समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया, तो हिंदी की समस्त बोलियों को कुल 5 वर्गों में बांटा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई, रामलला नहछू, पृथ्वीराज रासो, आलाउदल? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल, संयुक्त काल? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। हिंदी साहित्य का कौन सा काल विभाजन नहीं है? संयुक्त काल जो है ना, ये विभाजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्रियापरक व्याकरणित कोटि चिन्हित कीजिए। कारक, लिंग, वचन, पक्ष? ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्या प्रश्न है कि चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया, अधिकार घोतक क्रिया, औचित्य बोधक क्रिया, अप्रत्यक्ष क्रिया? चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो यहां पर हो जाएगा योजक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन शब्दों की वजह से 2 या 2 से ज्यादा वाक्य, शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं योजक। योजक क्रिया कहते हैं उन्हें। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाएं धातुएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, समस्त धातु? क्या कहलाती हैं? सो गाइस, ये कहलाती हैं साधित सकर्मक धातु। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि सारंग लय सारंग चल कोई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग कई गई चोट, उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है? उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या रूपक अलंकार? तो इसमें हो जाएगा यमक अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा।
जब एक शब्द दो बार प्रयोग होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तब वहाँ पर अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सारंग है और यहाँ पर भी सारंग है, ठीक है। सारंग यहाँ पर भी है और सारंग यहाँ पर, यानी यहाँ पर सारंग जो है वो दो बार प्रयोग हो रहा है और उनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हो रहे हैं, ये भी आपको पता है। तो यहाँ हो जाएगा यमक अलंकार। तो यमक अलंकार आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जुगुस्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। जुगुस्सा का स्थायी भाव क्या होता है? तो जुगुस्सा का स्थायी भाव होता है भीतत रस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। पेपर में प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि रस के कितने भेद होते हैं, तो रस के कुल 9 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विपत रस, अद्भुत रस और शांत रस। अच्छा, इसमें यह पूछा जाए अगर आपसे कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अच्छा, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? सेशन को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरे 61 का क्वेश्चन का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। तो दृष्टांत जो है ना, ये छंद का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि कि किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा स्वर संधि, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश प्रश्न संख्या 49 से 50 क्या बोल रहा है कि उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट में कौन सा समास होगा? अब आप लोग देख सकते हैं कि पथ अलग है और भ्रष्ट अलग है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आप ये भी कह सकते हैं कि पथ में भ्रष्ट, कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर, तो अधिकरण में पर आ रहा है, तो इसमें जो है कौन सा समास हो जाएगा? तो पथ अलग है और भ्रष्ट अलग है, यानी दोनों को जोड़कर हो गया पथ भ्रष्ट। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि पथ में भ्रष्ट, ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? बहुप्रिय समास, द्विगु समास, कर्मधार समास या तत्पुरुष समास? तो मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि जहां पर संख्यावाची शब्द होता है तो वहां पर होता है द्विगु समास। तो अष्टाध्यायी में द्विगु समास हो जाए क्योंकि ये संख्यावाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो लास्ट वैकेंसी आई थी वर्ष 2018 में आई थी और 2023 में लगभग 5 साल के बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है। अब आप ये मान के चलिए कि 3 साल तक कोई वैकेंसी अब आने वाली नहीं है। अब ये मान के चलिए इतनी बड़ी मात्रा में। तो अगर आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है तो जो भी दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हुए हैं, तो 4 दिन में जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना ज़्यादा रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपको 6 महीने का टाइम मिला था पढ़ने के लिए। 6 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप 6 महीने में किसी और कंपटीशन की तैयारी करते, किसी भी विभाग की तैयारी अगर करते तो अच्छी खासी तैयारी हो जाती है आप लोगों की। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के पास में है, मैं आपको शुभकामना दे रहा हूं। जिन बच्चों का 23 तारीख को एग्जाम है, जाइएगा अच्छे से फ्री माइंड होकर एग्जाम दीजिएगा। जो कुछ मैंने आपको हिंदी में पढ़ाया है गारंटी दे रहा हूँ, हिंदी से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। लगभग मैंने 30 से 32 वीडियो डाल दिए हैं जनरल हिंदी के अभी फिलहाल, और इससे पहले जो मैंने वीडियो डाले थे लगभग उनकी संख्या काफ़ी 100 के पार हो चुकी थी। प्रश्न क्या है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? स्वर्णधूलि, लोकायतन, युगवाणी, चिदंबरा। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये आपको बताना है। तो ये पुरस्कार इन्हें चिदंबरा के लिए मिला था। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपर्वत से हुआ है? शौरसेनी, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी। ब्रज भाषा का विकास किस अपर्वत से हुआ है? तो गैस ब्रज भाषा का जो विकास है ना, ये शौरसेनी अपर्वत से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। निर्देश प्रश्न संख्या 53 से 57 तक। निम्नलिखित अवतरण पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। अवतरण को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा
निर्देशानुसार चिन्ह लगाइए। तो देखिए गद्यांश से भी लगभग ये मान के चलिए 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, और ये जो नंबर होते हैं बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। अगर गद्यांश आप करने के लिए अगर गद्यांश आप करते हैं तो गद्यांश को सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए। गद्यांश को पढ़ने के बाद प्रश्न को पढ़िए, आंसर अपने आप निकल आएगा। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्यावंदन या शिक्षा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। प्रश्न क्या है कि चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता क्या है? समाजोपयोगी कार्यों के लिए, वे राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, सी राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए, डी है मानव मात्र के कल्याण के लिए। तो चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता क्या है? राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है हमारा गद्यांश का कि जनतंत्र के लिए लाभकारी क्या हो सकते हैं? निष्ठावान श्रमिक, धनवान व्यक्ति, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, शक्तिशाली सिपाही। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का जो प्रथम सोपान है यह है भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अप्रगतिशील रूप से मजाक उड़ाया जाता है तो अप्रगतिशील रूप से मजाक उड़ाया जाता है तो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है? भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण, तो इसका जो कारण है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्रश्न संख्या 58 से 62। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप ए बी सी डी पर चिन्ह लगाइए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाइए। अब पूछा क्या जा रहा है कि रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। कोई त्रुटि नहीं, बताइए क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा कि सबसे श्रेष्ठतम, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है। कोई त्रुटि नहीं। किसमें त्रुटि है और किसमें त्रुटि नहीं है ये आपको बताना है। प्रातः काल के समय इसमें त्रुटि हो जाएगी तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 60। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। कोई त्रुटि नहीं। पढ़ने से ही पता चल रहा है कि क्या आंसर होगा। विसर्जन थोड़ी होगा, सभा समाप्त हो चुकी थी तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं जिस बस में जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। कोई त्रुटि नहीं। पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। कोई त्रुटि नहीं। उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, तो इसमें त्रुटि हो जाएगी तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 63 से 77। निम्नलिखित प्रत्येक कहावत के लिए 4 समानार्थक वाक्यांश दिए गए हैं। उनमें से सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर पथ पर चिन्हित कीजिए। पत्थर की जोंक नहीं लगती। आप ये भी कह सकते हैं इसका मुहावरा क्या होगा, लोकतृप्ति क्या होगी या अर्थ क्या होगा। सबल का शोषण नहीं होता। वी है मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती। डी है दो धूर्तों में प्राट टकराव नहीं होता। डी हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। पत्थर को जोंक नहीं लगती।
यानी हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विगहम दृष्टि, इसका अर्थ क्या होगा? गहरी नज़र, तीखी नज़र, मंद नज़र, सरसरी नज़र। विगहम दृष्टि इसका अर्थ क्या होता है? तो विगहम दृष्टि इसका अर्थ होता है सरसरी नज़र। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? वाणी प्लस औचित्य का सही शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, वाणी प्लस औचित्य का सही शब्द होता है वाणिचित्त। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनुवीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है? अनुवीक्षण का संधि विच्छेद क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तो अनुवीक्षण का संधि विच्छेद होता है अनुधन ईषण। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। शीतृत का संधि विच्छेद कौन सा है? शीतृत का संधि विच्छेद क्या होता है? शीतृत का संधि विच्छेद क्या होगा? शीत धन ऋतु। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि संधि विच्छेद को मैंने आपको काफ़ी बार समझाया भी है कि कैसे कर सकते हैं आप। जैसे कि वाणी प्लस औचित्य है, और जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि वाणी औचित्य का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो आपको मैंने बता ही दिया है कि इसका सही संधि विच्छेद होता है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसमें कौन सी संधि होगी? ये भी प्रश्न पेपर अगर पूछा जाए तो इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें हो जाएगी यण संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। अच्छा, अन्वेषण में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो अन्वेषण में प्रयुक्त संधि कौन सी होती है? इसमें संधि होती है यण संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 68 से 77 देखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या अलावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। यह प्रश्न आपके सामने। समय को परखने वाला, आंसर आपके सामने 4 हैं। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। समय को परखने वाला, देखिए रा जाएगा। समय को परखने वाला रंग से धनाढ़ या जाएगा, और समय की उसके बाद वाह उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। इस प्रकार से जो है आप लोग इसको मिलान कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय गांव के अब 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। कैसे वो भी जान लीजिए। भारतीय गांव के सुधार के लिए, भारतीय गांव के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। समाचार पत्रों में ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं। इस प्रकार से सुमेल कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्रश्न क्या है? राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब इसमें जो आप से देख रहे हैं ना, से, यही सबसे मेन पॉइंट है। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर। अब इसमें कौन सा कारक होगा? इसमें हो जाएगा अपादान का, क्योंकि अपादान से आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? जा, रा, हा या शा? तो देखिए जा से जहाज जो है ना, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक होता है, ये तो हो गया स्पर्श संघर्षी व्यंजन। एक होता है सिर्फ स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं जैसे कि चा से छाता, सॉरी चा, छा, जा से जहाज हुआ, जा से जहाज हुआ, टा से टमाटर हुआ, ठा से ठठेरा हुआ। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। एक होता है उस व्यंजन। उस व्यंजन किन्हें कहते हैं? जैसे कि शाह हुआ, षटकोण हुआ, सा हुआ और हुआ, हा हुआ। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, सॉरी, इनको हम क्या कहते हैं? शा, 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 हा। इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। एक होता है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि या हुआ, रा हुआ, ला हुआ और वाह हुआ।
इन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। एक होते हैं संयुक्त व्यंजन, छा हुआ, त्रिशूल हुआ, छत्रज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी हुआ, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। एक होता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जा से जहाज और फा से फल, ये होते हैं आगत व्यंजन। एक होते हैं अनुनासिक व्यंजन। कौन कौन से? डा से डलिया, ड़ा खाली, या, ये यहाँ है, ठीक है। इसके बाद ना और माँ, इनको कहते हैं अनुनासिक व्यंजन। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? प्रलिष्ट भाषा, युगात्मक, श्लिष्ट युगात्मक, अश्लिष्ट युगात्मक। तो इसमें जो आपका सी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, श्लिष्ट युगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शकल, शकल का अर्थ क्या होता है? कला और कृति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्मल। बताइए क्या आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा संपूर्ण और अंश, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारण है? ए, इसमें जो ए देख रहे हैं आप लोग, यही सबसे मेन कॉमन है। ए रमेश यहाँ आओ, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? संबोधन कारक हो, क्योंकि संबोधन किया जा रहा है। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबोधन हे अरे ओ। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अधिकरण से संबोधन हे अरे ओ। संबोधन में हे ए अरे ओ आता है, हमको ठीक से याद नहीं है फिलहाल, लेकिन आप याद कर लीजिए, क्योंकि कारक से यही प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर मैं पढ़ता हूँ तो मेरे माइंड में आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबोधन का के की अधिकरण में पै पर अधिकरण हे अरे होता है, संबोधन हे अरे ओ होता है। हाँ, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ, ए हरे ओ। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? संबोधन कारक। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? स्वर्ण, मंगल, श्याम, कौशल। कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कंचन का पर्यायवाची शब्द होता है स्वर्ण, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कंचन के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं हेम, सोना, कनक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होता है? निमीलन, उन्मीलन, नीलन, निमीलन। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों उन्मीलन का विलोम शब्द होता है निमीलन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रश्न क्या है कि जो पहले कभी नहीं हुआ वो क्या कहलाता है? अद्भुत, अप्रत्याशित, अनुपम, अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। पानदान, ये कौन सा शब्द है? योगरूढ़, यौगिक, तद्भव, शंकर। जो शब्द संस्कृत शब्दों से विकृत होकर परिवर्तित होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा पानदान, तद्भव शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या होता है? आंख का अंधा नाम नयन सुख, एक ही व्यक्ति में कई अवगुण, गुण के विपरीत नाम, आंख ना होने पर भी सुखी, आंख ना होने पर दुखी। आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या होता है? गुण के विपरीत नाम। ऑप्शन नंबर वी जो है सही हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए ऑप्शन में दिया जाए गुण के विरुद्ध नाम का होना, तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? यह आपको बताना है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? देखिए, उत्साह का स्थायी भाव होता है वीर रस। अच्छा, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? यही प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर जो है ना ये ब्रज भाषा की रचना है। अगर मैं बात करूं सूरदास की, तो सूरदास जो थे ये किस काल के कवि थे? तो सूरदास जो है ना ये भक्ति काल के कवि थे। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? बल्लभाचार्य। अच्छा, सूरदास की बोली कौन सी है? तो सूरदास की बोली है ब्रज भाषा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
और सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिगंबर शब्द उदाहरण है स्वर संधि, यण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। देखिए जब आप इसकी संधि करते हैं तो इसकी संधि क्या होती है, दिक, धन, अंबर, इसकी ये संधि होती है। जब आपने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद ये हलंत देख रहे हैं, जब भी हलंत लगे तो व्यंजन संधि पर टिक कर दीजिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें सर्वनाम रहित वाक्य कौन सा होगा, वह दौड़ता है, कोई तो आया ही है, मोहन पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते। इनमें सर्वनाम रहित वाक्य कौन सा होगा, मोहन पढ़ता, ये सर्वनाम रहित वाक्य हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मृगावती किसकी रचना है, उस्मान, मंजन, कुतुबुन, जायसी। मृगावती किसकी रचना है, तो गाइस मृगावती जो है ना ये कुतुबुन की रचना है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अगर आपको नहीं दिख रहा तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए आप लोग, ठीक है। निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन करें, तो यहाँ पर आपको संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है। मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह प्रातः उठकर स्नान करता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है, वह प्रातः उठकर या करता है, तो वह प्रातः उठकर स्नान करता है, तो उठकर जो है ना गाइस ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि उठकर है जो कि बीच में दिया है ना, तो जो मुख्य जो क्रिया है उसको ही पहचानना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई थी, तार सप्तक, प्रिय प्रवास, कामायनी, ग्राम्या। प्रिय प्रवास ऑप्शन नंबर वी जो है ये सही हो जाएगा। गूलर का फूल होना, इसका मुहावरा क्या होगा, दुर्लभ वस्तु, असंभव कार्य, पेड़ की प्रशंसा, इनमें से कोई नहीं। तो गूलर का फूल यानी कि दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर वी जो है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अछत का विलोम शब्द क्या होगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अछत का विलोम शब्द क्या होता है, तो मेरे प्यारे साथियों अछत का विलोम शब्द होता है नछत, क्या होता है नछत, ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। कृष्णा अर्जुन में कौन सा समास होगा, ये तो मैंने आपको बताया था, कृष्णा अलग है अर्जुन अलग है, दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कृष्णा अलग है अर्जुन अलग है और बीच में योजक चिन्ह इसमें है नहीं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि बीच में जो है योजक चिन्ह नहीं होता है, फिर भी वो द्वंद्व समास होते हैं, तो कृष्णा अर्जुन में द्वंद्व समास हो जाएगा, तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो काम ना करना चाहे के लिए एक शब्द क्या होगा, आलसी, निकम्मा, अर्कमय, दुष्कर। जो काम ना करना चाहे, तो जो काम ना करना चाहे उसको हम कहते हैं अर्कमक्य, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यामा किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा, अज्ञेय मुक्तिबोध। यामा किसकी रचना है, तो मेरे प्यारे साथियों यामा जो है ना ये महादेवी वर्मा की रचना है, तो वी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शोक जो है ना गाइस ये करुण रस का स्थायी भाव है। अच्छा, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है, तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द कहलाते हैं ऋण, यौगिक, योग ऋण, इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सो गाइस ये कहलाते हैं यौगिक, ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, रमेश चंद, शिवानी, मंगलेश डबराल, नागार्जुन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मंगलेश डबराल की रचना है। हिमालय शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा, तो हिमालय शब्द का संधिविच्छेद शब्द होता है हिम धन आलय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको तो मान लेगा छोटा और इसको मान लेगा बड़ा, तो छोटा प्लस बड़ा मिलकर क्या बना, बड़ा बन गया, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अत्याचार शब्द उपसर्ग बताइए, मैंने आपको क्या बताया, स्टार्टिंग का शब्द आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द प्रत्यय होता है, तो अत्याचार में हो जाएगा अति उपसर्ग, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, राम ने कहा गाड़ी पलट गई, कौन सा वाक्य, सरल वाक्य, द्वित्व वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, तो इसमें हो जाएगा सरल वाक्य, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगर आप लोगों ने शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो देखा होगा, टोटल हम लोगों ने 61 क्वेश्चंस किए हैं और हर एक क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया है। अगर आप लोगों ने शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखा होगा तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, बारी आती वीडियो के लाइक करने की, तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है
कि सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों का एग्जाम कब है कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।